अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है IMF के मायदे पे। यानी कौम और छोटी छोटी खुशियाँ देख रही हैं ना, कर्ज़े लेकर भी खुशियाँ मनाई जाएंगी। और ये वो लोग जो बड़ी बातें करते थे इमरान खान के दौर में, मैं दो चीज़ें अभी आपके सामने वहाँ चला देता हूँ। एहसन इकबाल ने क्या कहा था IMF के माहदों के बारे में, और साथ जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कहते हैं। यानी आज देखिए, और ये मेरा अब ये प्रिंसिपली तय कर लें बात, मैं बताऊं आपको। आगे चलते हैं चीज़ों को लेकर। IMF मुल्क की ज़रूरत है, इसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते। तो ये तारीख में जो कौम को बेवकूफ़ बनाना, ये आप छोड़ दें, आप कौम को सच बताएं। आप आज उस पर बात होगी। फिर नवाज शरीफ क्या वतन पाकिस्तान आ रहा है, और टाइटन सबमरीन के बारे में थोड़ी सी डिटेलें, ज़्यादा लंबी नहीं, वो एक रिपोर्ट है, वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी, ज़रा देख लीजिएगा। चलें, सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कहते थे और एहसन इकबाल क्या कहते थे। सुनिएगा। फाड़ दो IMF डील को जनाब स्पीकर, फाड़ दो IMF डील को, रीनेगोशिएट करो, नया डील लेकर आओ, मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब अवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस IMF डील को चला देंगे। मशरकी पाकिस्तान दिया इमरान नियाजी ने, स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। अच्छा, आपने ये सुन लिया, और आपको पता है IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया है अपना, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ एग्जेक्टिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दी है। अगले माह जुलाई में होगा जो इजलास है। IMF में कहा गया कि पाकिस्तान से $3 अरब का स्टैंड बाई का मुआहदा हुआ। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदाइयों का दबाव कम करेगा और समाजी शोबे के लिए फ़ंड्स की फराहमी आसान होगी। मासूलात की आमदन बढ़ेगी। मासूलात बढ़ने से अवाम की तरक्की के लिए फ़ंडिंग बढ़ सकेगी। मुआहदा पाकिस्तान में माली नज़म का बायस बनेगा और माहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी, जबकि एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किएगा। और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलो खुशियाँ मनाएं, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी कहा, मैंने ट्वीट किया कि जनाब वो तफसीलात फराहम कर दें वो इस मुआहदे की। ज़रा आने कौम को पता तो होनी चाहिए ना कि क्या आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। वो टर्म्स एंड कंडीशन तो हमारा हक़ है ना जाने का, और हमें वो हक़ तो मिलना चाहिए ना जी। ठीक है ना जी। और दूसरा, इसके आफ्टर शॉक्स क्या होने हैं वो भी पता होने चाहिए आपको। आपको पता जिन में रखिएगा, पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी का पहले क्या था 50 से 60 रुपये होगी, तो 10 रुपया जो लीटर जो है ना पेट्रोल, तो आप जेन में रख लीजिएगा, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं इसको चैलेंज करने जाऊँगा आने दिनों। मैं डिटेलें और डाटा मांग रहा हूँ। ये पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी का मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये है, यानी ये कौम पे वजन तो ना डालें आप, बैठ के अपने अल्लाह ख़त्म करें आप इस बात को सामने रखते हुए। बिजली के तेल रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें मैं आपको पहले बता दूं। और ये कह दिया उन्होंने, बजाय ये कि आप वहाँ चोरी रोकें, आप एफिशिएंसी बेहतर करें, लाइन लॉसेस कम करें, तो आप इसी तरह के टोटके लगा रहे हो और सद राह से ले जा रहे हैं। आपने एग्रीकल्चर में बिजली को कोई एडवांटेज देने की बात की नहीं की बात की, और ना ही वो चाहते हैं, याद रखिएगा, ना ही वो चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की तरक्की होनी है। कोई क्यों चाहेगा कि वो आगे की तरफ चीज़ें लेकर जाएं। आप इंडियन पंजाब से सीखें कि वहाँ किस तरह से उन्होंने फील्ड अपना लेवल जो ज़मीन है ना वो लेवल की, और क्या एडवांटेज दिया। चले, यहाँ सिर्फ ये बिजली नहीं है, गैस में भी 50% तक इजाफे की मंजूरी है। और जैसे तकरीबन बिजली में याद रखिएगा 4 रुपये फी यूनिट तक होगा। ये पता नहीं कैसे मंजूरी किस तरह बढ़ा रहे हैं। हालांकि टैरिफ तो नेपरा ने मुकर्रर करना है, लेकिन ये गवर्नमेंट अपने तौर पर इनिशियली ये सारा काम जारी है। 10 रुपये जैसे मैंने बताया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से बात आगे चलनी है, और इससे महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी, ये बड़ा $1 मिलियन सवाल है। और कहते हैं महंगाई कम होगी, लेकिन मैं पाकिस्तान में महंगाई कम कैसे होगी, सवाल तो ये है। इंपोर्ट बंद पड़ी हुई है आपने, जब तक आपकी इंपोर्ट नहीं खुलेगी, आप एक्सपोर्ट बेहतर नहीं करेंगे, आप टैक्स बेस बेहतर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप अकाउंट सरप्लस रखें, बिल्कुल ये बात होता है। और 9 माह का जो ये प्रोग्राम है सभी में हम वेट कर रहे हैं कोई अच्छे रिज़ल्ट मिले आप, लेकिन ये अच्छे रिज़ल्ट क्या मिलेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास तो शायद नहीं है। और
आगे आपको नवाज शरीफ की नाअहली के बारे में बड़ी तफसीली बात करनी, लेकिन इस तरह जो है ना टाइटन अब्दोस का मलबा जो है ना, और जो ये पूरी रिपोर्ट बैकग्राउंड पे जाली है, ये पूरी उन्होंने बनाई है बैरिया ओकेनस की तय में जो है ना पुर्जे जो सारे हैं, ठीक है ना जी, और अपना जहाज़ ने वहाँ तक पहुँचा दिया। बंदरगाह पर तादाद से अंदाज़ा होता है कि बहरी जहाज़ से जो है ना मुल्क के इंतहाई गहरे पानियों में काम करने वाला रोबोट इंतहाई आम पुर्जों को सतह तक लाने में कामयाब हुआ। 11 रोज़ कबल टाइटन के ज़ेर-ए-आब होने की असल वजह मालूम होगी। और अब सबको इकट्ठा कर लिया उनको, और ये टाइटेनियम से बना पोर्ट बोल भी था। यानी यहाँ देखें ना, टाइटेनियम एक ऐसी जिससे तो ऐसे मामला होने नहीं चाहिए, लेकिन ये आप समझ सकते हैं। और धात के बने हुए डोनट जैसा नज़र आता है। पूरी तस्वीर में वो क्रेन से उठाया गया है। मजबूती के हवाले से खदशात का इजहार किया जाए कि 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद हवाई दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी। ताम और खिड़की जो कि अभी तक पता नहीं चल सका, जो खिड़की जो नज़र आ रही थी वो वहाँ पर नहीं है। ये सारी बैकग्राउंड पे चल रही हैं। वो फ्रंट का जो है ना, फ्रंट में शीशा जो जहाँ से टूटा हुआ ना, जो फ्रंट में जहाँ नज़र आता था वो वाली है। और टाइटेनियम के रिंग भी मौजूद हैं। कार्बन फाइबर से बने मरकज़ी हालात को सामने लेके आते हैं। फिर उसी तरह अगर आप आ जाएँ वह अंदरूनी हालात क्या थे, वो सारी पोजीशनें आपके सामने पता चल सकेंगी, आपको होगा। और जो इनर जो चीज़ें हैं ना सारी, और जो बड़े पुर्जे सारे उठाए गए हैं। फिर उसके जो मशीनरी जितनी सारी लगी हुई, एंटीना जहाँ पर लगा हुआ है, और क्योंकि टाइटेनियम के ज़ेर-ए-आब जाने के बाद से सिस्टम को इस हवाले से कोई पैगाम नहीं, तो जैसे रेस्क्यू करके तो एक अहम इशारा था कि ये अब्दोस का कभी पानी की सतह पर आ ही नहीं। जो धात के लंबे डंडे ट्रक्स पर मुंतकिल किए गए वो अब्दोस के लीडिंग फ्रेम की तरह, यानी पूरी ये बैकग्राउंड पे चल रहा है सिर्फ बताने के लिए चीज़ें सारी हैं। इससे फाइनलिटी की तरफ क्या चीज़ें जाएंगी वो आप समझ सकते हैं। आगे हम आपको ले चलते हैं। नवाज शरीफ क्या वतन पाकिस्तान, $1 मिलियन सवाल है। नवाज शरीफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ को नैब के 2 केसेस में सजाएं हुई, एवन फील्ड में और अल अजीज़िया में। एक 10 साल है, एक 7 साल है, और सेक्शन 15 है नैब का कि अगर आपको सज़ा हुई हो तो आप 10 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये आपने जो कि इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की, लेकिन इलेक्शन में तरमीम करके कोशिश की है कि यानी इस डिस्क्वालिफिकेशन को 5 साल तक, वो इलेक्शन एक्ट के हवाले से है। यहाँ तो नैब का कानून चूँकि फ़ौक़ियत देता है इस हवाले से, तो नैब का कानून फ़ौक़ियत देगा इस बात के ऊपर। तो जब तक नैब की सज़ाएँ वो अपील में सेटिसाइड नहीं होती। अब अपील में तो आपको सबको पता है कि एसेट बियॉन्ड मीन का केस है। जो एवन फील्ड में जो अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं, पैसा नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। इस पर मिसेस सरीना ये सब यही कहती थी, मनी ट्रेल आप कौन होते हैं? पूछने भैया आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, आपने कैसे बनाई है? ओनर्स आप पे बताया ना ज़रा कैसे बनाए हैं आपने। तो इस लिहाज से तो नवाज शरीफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। और 2 केस में जब तक वो अपील में सेटिसाइड नहीं होते तो ये तो दुश्मन, ये तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते हैं। और एक और बात जो मैंने बार बार आपको सामने रखता हूँ और डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करता हूँ कि एवन फील्ड जो पनामा केसेस है, पनामा में जो डिटेलें सारी सामने आई, कोर्ट के सामने आया, 5 मेंबर बेंच था, 2 मेंबर बेंच ने तो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया मिस डिक्लेरेशन पे। 3 मेंबर बेंच ने कहा इसकी मजीद तहकीक होनी चाहिए। 126 दिन की हेयरिंग चली, 60 दिन के लिए GIT बनी। GIT ने वो सारी तफसीलात सारी सामने रखी, और वहीं पर ये सारी फिर चीज़ें सामने आई थी। आपको याद होगा कि वो जब वो GIT के सामने जब रखी थी तो वहाँ पर दुबई का अकामा की डिटेलें आई, वो अकाउंट में पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, किस तरह बैठकर। और ये तो मामूली बात है, इन्होंने इतना नोट कमाया है, या कामों में ख्वाजा आसिफ की शक्ल में ले लें, किसी शक्ल में ले लें, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी उन अकाउंटों के अंदर। वो जो तनख्वाह, आप याद रखिए, अकामा अगर आपने लेना ना, मैं अगर अकामा लेना चाहता हूँ तो मैं मुलाजम होना चाहिए। मुलाजम खाली दिखाने के लिए नहीं, पाकिस्तान में जो जालसाजी चल सकती है, वहाँ आपके अकाउंट में पैसा आना, ट्रांजेक्शन पता लगे कि आप मुलाजम है, अकामा मेनटेन करने के लिए। तो ये अकामा तो उन्होंने रखा हुआ था। अब अकामा में ये डिटेलें जितनी तनख्वाह के हवाले से आ रही थी, जितनी मैं मिसाल के तौर पर यहाँ वर्क परमिट में आई, इंग्लैंड में किसी कोई लेता है शख्स तो उसको तनख्वाह मिलनी है वहाँ पर, यानी वर्क परमिट मिलना ही इसलिए है। वर्क परमिट और अकामा में एक ही चीज़ है। तो आप जब तनख्वाह मिलती है आप टैक्स देते हैं, यानी इस तरह नहीं। आप ये सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं की हुई। जो ये कहते हैं कामा में अपना पनामा से निकला और कामा में ख़त्म, भाई बात को समझिएगा। मिस डिक्लेरेशन 62(1)(f) के तहत है, सादक और अमीन हवाले होने के हवाले से बातें हैं ये। तो वो तो आपने जब डिक्लेयर ही नहीं किया, चले फ़र्ज़ करें आपको तनख्वाह लेते थे तब डिक्लेयर नहीं की, चले तनख्वाह लेने वाली थी तब आपने डिक्लेयर नहीं की, तो किसी भी शक्ल के अंदर नहीं है। सादक और अमीन सच्चा
और अमानतदार, एक आदमी कहें कि अब 5 साल के बाद अमानतदार हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा जी? 5 साल तक आप रोकी रखें, बिल्कुल नहीं है ये। यहाँ सच्चाई ये क्वालिफिकेशन के आर्टिकल के अंदर मौजूद है। जब तक यहाँ पर सच्चाई सामने नहीं आएगी आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद जो एविडेंस अगर कोई है तो आप देते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।